ओम शांति सभी को स्वागत है। आज हमारे साथ है सुभाष भाई। सुभाष भाई आप पहले भी मिल चुके हैं। सुभाष भाई वैसे आ, ट्रेनर हैं, साइकोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट भी है और बाबा का ज्ञान को और विज्ञान को दोनों को जोड़कर यूनिक प्रोग्राम्स करते हैं। आज हमारे साथ एक एमबीबीएस सेशन लेकर आए हैं। विदाउट एनी फर्दर ड्यू आई वेलकम सुभाष भाई। वेलकम भाई जी। ओम शांति। थैंक यू सो मच हर्ष भाई। ओम शांति। नमस्ते। एंड एज पर इंडिया टाइम दिस इज अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने बात किया था रिगार्डिंग द इंटरकनेक्शन ऑफ बॉडी एंड द सेल्फ। कुल मिलाकर 6 सेशंस विल बी देयर इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। तो कुछ भाई बहने नए भी जुड़े हैं इस बार। मैनी पीपल contacted मी कि भाई जी हमें भी लिंक दीजिए, तो आई ऑल्सो शेयर द लिंक विद देम। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं बता दूं। इट विल टेक नियरली 1 मिनट। तो इसकी जो डिजाइन है, बेसिकली दिस वाज डिजाइन फॉर 6 सेशंस। और ये 6 सेशंस में हम दो चीजों को मेजर रूप से कवर करने वाले हैं। वन इज द फिजिकल बॉडी और द ग्रॉस मटेरियल बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, एंड द सेकंड डोमेन इज द कॉन्शियसनेस डोमेन, यानी चैतन्य की जो क्षेत्र ध्यान रखनी है, और दूसरी चेतना की विकास भी करने की प्रयास करनी है। तो ये दोनों को अगर हम नर्चर करते हैं, डेवलप करते हैं, एलिवेट करते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज द होलिस्टिक अप्रोच टू ह्यूमन लिविंग एंड होलिस्टिक अप्रोच टू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। क्योंकि अगर शरीर नहीं है तो हमारी कुछ भी पुरुषार्थ हम नहीं कर सकते। शरीर इज द प्राइमरी थिंग दैट वी रिक्वायर फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क। एंड कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए शरीर की सहारा लेना ही पड़ता है। यह हमारे लिए रथ है, यह हमारे लिए एक मंदिर है, यह हमारे लिए एक ड्वेलिंग प्लेस है, हम कह सकते हैं निवास स्थल है। लेकिन कॉन्शियसनेस इज सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो बॉडी हैज नो वैल्यू ऑफ इटसेल्फ। तो ये दोनों के सह अस्तित्व, जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज द को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस ऑफ टू रियलिटीज। वन इज द मेटेरियल रियलिटी, अदर वन इज द कॉन्शियसनेस रियलिटी। चेतना की वास्तविकता और भौतिक वास्तविकता, ये दोनों की सह अस्तित्व को लेके मानव का प्रकटन है। तो इसकी जो बेसिक आइडिया है, बेसिक कंसेप्ट है, इसको हमने पिछले सत्र में डिस्कस किया था कि शरीर और चेतना ये दोनों एक साथ में इंटरेक्ट करते रहते हैं। शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा हम बाहर की दुनिया से संवेदनाओं को आस्वादन करते हैं। We take the sensation through our sensory organs from the external environment. और उन सिग्नलों को प्रोसेसिंग करने के बाद, डिकोड करने के बाद, द कॉन्शियसनेस टेक्स द डिसीजन कि मुझे क्या करनी है। कॉन्शियसनेस टेक्स द डिसीजन कि मुझे क्या पहननी है, क्या भोजन करनी है, कहाँ जाना है, कब जाना है, क्या कार्य करना है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन द डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड वंस डिसाइडेड, again it gives the command to the physical organs to execute the command. तो इसको हम लोग सरल शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि शरीर संवेदनाओं को स्वीकार करता है और चेतना तक भेजता है। चेतना उसके आकलन करती है, मूल्यांकन करती है, फिर निर्णय लेती है, और निर्णय जो लेती है उसी को फिर से उस शरीर के माध्यम से कार्यान्वयन करता है, यानी एग्जीक्यूट करता है। तो ये था पिछला सत्र का डिस्कशन। आज हम लोग सेकेंड सेशन में चलेंगे, और आज थोड़ा सा हम फिजिकल बॉडी यानी क्रश मटेरियल डोमेन के ऊपर में ज्यादा बात करेंगे। फिर धीरे धीरे हम भौतिकता से स्विच ओवर करते चलेंगे। इट विल बी प्रोग्रेसिव जर्नी फ्रॉम द लेवल ऑफ मटेरियल डोमेन टू द लेवल ऑफ सटल consciousness domain. So I will be taking near about 15 seconds for sharing the screen.
अगर स्क्रीन विजिबल हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। इज द स्क्रीन विजिबल भाई जी? अभी आया जी। ओके, फाइन। यस। तो मैं इसको बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ। जी। आज का ये सत्र भी काफी इंटरेक्टिव रहने वाली है। आप मुझे किसी भी समय पे स्टॉप कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस एट एनी मोमेंट। भाई जी, थोड़ा जी। ट्रांसलेशन चल रहा है, अगर आप थोड़ा स्लो करेंगे, पेस करेंगे, थोड़ा पॉजेस ओके देंगे ताकि। ओके ओके, श्योर श्योर श्योर। थैंक यू हम स्लोली बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी। सो वी ऑल्सो हैव इंग्लिश ट्रांसलेशन, अगर किसी को, if anyone जी, wants English translation, you can always use the ठीक है ठीक है। go button बहुत to अच्छा, tap. बहुत अच्छा। तो हमारी इस सेशन की जो शेड्यूल बनी थी वो इस तरह है। पिछले 5 तारीख को हमने फर्स्ट सेशन रखा एंड टुडे इज द सेकेंड सेशन, 26 तारीख। फिर इसके आगे में 2 जून, 9 जून, 23 जून और 30 जून को अगले 4 सत्र रहने वाले हैं। पिछले सत्र में हमने को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, यानी शरीर और चेतना की सह अस्तित्व के बारे में बेसिक आइडिया ली थी और डिस्कशन किया था। और आज हम लोग बॉडी की मेंटेनेंस, जो कि होलिस्टिक हेल्थ, सर्वांगीण स्वास्थ्य का एक मेजर कंपोनेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे। हाउ टू मेंटेन द बॉडी, बिकॉज बॉडी रिक्वायर्स नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन। ये 3 मेजर डायमेंशन है शरीर का, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है चेतना की। कैसे? शरीर का पोषण करना ये चेतना की जिम्मेदारी है। शरीर की सुरक्षा करना ये भी चेतना की जिम्मेदारी है, हाउ टू प्रोटेक्ट द बॉडी। और साथ में शरीर का सही उपयोग, ऑप्टिमम एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन इंश्योर करना, ये भी चेतना की जिम्मेदारी है। क्योंकि चेतना ही जिम्मेदार है जिसके अंदर में निर्णय करने की क्षमता है, सही या गलत तय करने की पोटेंशियल है। ये छवि आप लोग के लिए पुराना है, ऑलरेडी आप देख चुके हैं। द ग्रॉस मटेरियल बॉडी एंड द कॉन्शियसनेस दोनों मिला के होता है द मैनिफेस्टेशन ऑफ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, और द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। द मटेरियल डोमेन और कॉन्शियसनेस डोमेन, ये दोनों की सह अस्तित्व को लेके हम अपने को एक्सप्रेस करते हैं, यानी अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए कहावत है कि मैं डूयर हूँ, शेयर हूँ और एंजॉयर हूँ। मैं करता, मैं दृष्टा और मैं भोगता हूँ। होलिस्टिक हेल्थ को अगर देखा जाए, शरीर केंद्रित, बॉडी सेंट्रिक होलिस्टिक हेल्थ को अगर हम पहले विचार में लें, तो उसमें 2 आयाम आपको दिखेगा। एक है क्योरेटिव अप्रोच और दूसरा है प्रिवेंटिव अप्रोच। क्योरेटिव अप्रोच का मतलब होता है कि हम अस्वस्थ हो गए, शरीर बीमारी से पीड़ित हो गई, अब हमें स्वस्थता की ओर जाना है, आरोग्य प्राप्त करना है। उसके लिए जो तरीका अपनाएं, दैट इज क्योरेटिव अप्रोच। प्रिवेंटिव अप्रोच वो है जहां पर हमने ऐसे दिनचर्या को अपना ली, जीवन शैली हमने ऐसी अडॉप्ट कर ली ताकि हम कभी बीमार पड़े ही ना। आज भी हम स्वस्थ हैं, कल के लिए भी हमने स्वस्थता को इंश्योर कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल,
appropriate food, and living in constructive principles of nature. अब ये दोनों में से आप लोग बताएं कि कौन सा ऑप्शन हमें ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है. विच वन इज प्रीफरेबल, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव? चैट बॉक्स में रेस्पॉन्ड कर सकते हैं. कौन सा ऑप्शन आपको प्रीफरेबल लगता है जिंदगी जीने में, क्यूरेटिव अप्रोच और प्रिवेंटिव अप्रोच? यू कैन राइट डाउन सी फॉर क्यूरेटिव, पी फॉर प्रिवेंटिव. चैट बॉक्स में लिखें या तो अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं. यस, प्रिवेंटिव. ओके. और कोई? सब रेस्पॉन्ड करें. इंटरैक्टिव मोड में हम चलेंगे तो अच्छा रहेगा. इट विल बी मोर लाइवली. प्रिवेंटिव के लिए पी लिखें, क्यूरेटिव के लिए सी लिखें. पी. ओके. रेखा बहन कहती है पी. अश्विनी जी कहते हैं पी. वेरी गुड. थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्सेस. तो एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स द प्रिवेंटिव अप्रोच. ओके. हिल्टन जी लिख रहे हैं पी. ओके. सो नाइस. देखिए, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ना नहीं चाहता. कोई भी व्यक्ति दवा खाना नहीं चाहता. कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल के पास में जाना नहीं चाहता. यस, ज्ञाना जी, पी, प्रिवेंटिव. ओके, थैंक यू सो मच. दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं, दवा ना खाऊं, डॉक्टर के पास ना जाऊं. लेकिन जाना पड़ता है, दवा खानी पड़ती है, क्योंकि मजबूरी होती है. हम आज वही बात करेंगे जो कि हमें प्रिवेंटिव अप्रोच को अडॉप्ट करने में मदद करेगा. We will be talking about the preventive mode of living, preventive approach to health, जहां पर हम ऐसे दिनचर्या को अपनाएंगे, ऐसे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे, ऐसी हमारी भोजन की क्रम रहेगी, जिसके आधार पे हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि मेरा शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ है, सक्रिय है, और अपने साथ और बाह्य परिवेश के साथ में संपूर्ण रूप से हार्मोनी में. What I told, I am completely healthy. I am in harmony with myself as well as in harmony with the external existence. ये जो अस्तित्व है, ये जो प्रकृति है, ये धरती है, आसमान है, ये हवा है, अग्नि तत्व, सूरज से मिलने वाली अग्नि तत्व है, और ये जो महाशून्य है, जिसको हम लोग स्पेस कहते हैं, शून्य, महाशून्य, ये सारे तत्व जिसको हम लोग कॉमन टर्मिनोलॉजी में कहते हैं पंच महाभूत, द फाइव फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ नेचर, एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्पेस. ये पंच महाभूतों को लेकर हम अपने को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं. और उसके साथ, जी मैंने स्लाइड अभी चेंज नहीं किया है, स्लाइड चेंज नहीं किया, थैंक यू. एक तो ये पंच महाभूत के साथ हम स्वयं को संतुलन में रख सकते हैं. और कहावत है कि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, वट एवर एग्जिस्ट इन माई बॉडी, द सेम थिंग एग्जिस्ट इन द कस्मस. दैट मीन्स द होल एग्जिस्टेंस. जब तक मैं और मेरे शरीर, जब तक मेरा शरीर और ये जो प्रकृति, पंच महाभूत की शरीर और पंच महाभूत की प्रकृति, नेचर, ये दोनों परफेक्ट अलाइन में है, संतुलित है, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो हमें बीमार कर सकता है. एंड दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ. अब हम आगे बढ़ते हैं. इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं 3D. ये वो 3D है जो हमें बीमारी से, डॉक्टरों से और मेडिसिन से हमेशा दूर रखती है. डी फॉर ड्रग्स,
यानी मेडिसिन, सेकंड डी फॉर डिजीजेस, थर्ड डी फॉर डॉक्टर्स। ये तीन चीजों को कोई व्यक्ति चाहता तो नहीं है, लेकिन जब स्थिति मजबूर होती है तब हम ये तीनों को अपनाने के लिए मजबूर होते हैं। Whenever we fall sick, we get compelled to visit a doctor and consume the drugs. तो अगर हम प्रिवेंटिव अप्रोच को अपनाते हैं तो हम ये तीनों से अपने को दूर रख सकते हैं। आज हम लोग वही चीज एक्सप्लोर करेंगे। हाउ कैन वी कीप आवर सेल्व्स अवे फ्रॉम 3D, दैट इज ड्रग्स, डिजीजेस एंड डॉक्टर्स। ये एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है आपके लिए, एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आई होप यू विल लव इट। ये क्या चीज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे? कैन यू रेस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स? ये क्या चीज है स्क्रीन पे? है जी, वेरी गुड। अब हम और एक चीज भी उसके नीचे दिखा रहे हैं। जी, एप्पल है। देखा बहन, एप्पल है, ठीक है, थैंक यू। नीचे में और एक एप्पल भी हम दिखा रहे हैं। यू कैन सी बोथ द एप्पल्स। ऊपर में एक फ्रेश एप्पल है, नीचे में एक सड़ा हुआ एप्पल है। दोनों ही एप्पल है, लेकिन ऊपर की स्थिति फ्रेश, नीचे की स्थिति सड़ा हुआ। नाउ आई एम लिविंग एन इंसेक्ट इन बिटवीन। ये एक कीड़ा है और इस कीड़े को मैंने छोड़ दिया बीचों बीच, and I gave it the freedom of 360-degree rotation. In any direction it can move. अब बताइए कि ये कीड़ा ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा? Whether it will prefer to move up or it will prefer to move down. अप के लिए U लिखें, डाउन के लिए D लिखें। नीचे, डाउन, ओके, विनी बहन नीचे, डियाना बहन डाउन, ओके, सो नाइस, डाउन डाउन डाउन, ओके। क्यों नीचे जाएगा? वाई? ऊपर में फ्रेश एप्पल है, हमें अगर फ्रीडम दिया जाए कि वेदर टू चूज द अपर वन और लोअर वन, तो प्रोबेबली हमें ऊपर का चीज पसंद आएगा, वी विल प्रीफर टू चूज द फ्रेश वन। लेकिन कीड़ा को नीचे वाला चीज पसंद आ रहा है, इट्स गोइंग डाउन। ऐसे क्यों? क्या उसके पास में इंटेलेक्ट नहीं है? ओके, डीके अरोमा सफ्टर फॉर द वर्म, ओके, सो नाइस। कीड़े के पास में इंटेलिजेंस बिल्कुल है। ऐसा नहीं कि वो कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गई नहीं तो उसके पास कोई डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं ना होने के कारण उसके पास इंटेलेक्ट नहीं है, बुद्धि नहीं है, जानकारी नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। प्रकृति के नियम के आधारित ये सारे कीड़े मकोड़े जो भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्यों ना हो, स्मॉल इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, ये सभी के अंदर में सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट तो है ही है। उसके साथ साथ उनके अंदर में हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, जो कि उनको जीने के लिए अनुकूल परिवेश प्रदान कर सके। तो यहाँ पर कीड़े को नीचे जाने की प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर नीचे चलता हूं तो नीचे का एनवायरनमेंट मेरे लिए कंडूसिव, इट इज परफेक्टली सुइटेबल फॉर माई सर्वाइवल। और नीचे जाऊं तो वहां का परिवेश मेरे लिए अनुकूल होने के कारण मैं अपना वंश विस्तार कर सकता हूं। तो ये है इंसेक्ट के अंदर की समझ। ये जो इलस्ट्रेशन हमने दिखाया एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंस इन द ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर के अंदर में भी इसी तरह की बनावट है, जस्ट लाइक ए फ्रेश एप्पल और ए रटन एप्पल। ताजा एप्पल है या तो सड़ा हुआ एप्पल है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम बीमार पड़े या ना पड़े। टू मेक इट मोर सिंपल, अगर हमारे शरीर के अंदर की स्थिति
शरीर के अंदर की वातावरण इस तरह से सड़ा हुआ एप्पल की स्थिति है, तो फिर बाहर की डिजीज क्रिएटिंग ऑर्गेनिजम्स, रोग सृष्टिकारी जीवाणु, भूताणु, कीटाणु, सारे के सारे इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश करना चाहेंगे, प्रवेश करेंगे और रोग उत्पन्न करेंगे ही। Whereas अगर हमारी शरीर की स्थिति ऊपर की एप्पल की तरह है, as fresh as a as clean as a fresh apple, तो फिर इसके अंदर में एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स एंटर करेंगे ही नहीं। अगर कर भी गए तो सरवाइव करेंगे नहीं, और अगर सरवाइव करने की प्रयास किया तो बॉडी के अंदर की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, द वाइटल एनर्जी, द रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, ये इनको सरवाइव करने नहीं देगी, एंड आवर बॉडी विल रिमेन। ये बहुत ही सरल है। दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ डिजीज। शरीर अशुद्ध है तो बीमार पड़ेंगे, शरीर शुद्ध है, साफ सुथरा है, तो बीमारी नहीं आएगी। इट इज सो सिंपल। अब इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है, इसी के आधार पे हम आगे चलने वाले हैं। आगे की जो बातें होगी वो भी इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। बॉडी, एलिमिनेटिंग द मॉर्बिड मैटर्स फ्रॉम द बॉडी, ये सारी चीजें इसी कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। आई थिंक वी कैन मूव अहेड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, क्लियर भाई जी। व्हाट कैन वी डू इफ वी फील मोशन सिकनेस? ओके, वो धीरे धीरे इमर्ज होगा नीता में। थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, हम उसको भी डिस्कशन में लाएं। ये जो प्रोसेस है, शरीर को शुद्धिकरण की ओर ले चलना, दैट मीन्स टू मेंटेन द बॉडी क्लीन, साफ सुथरा रखने की प्रयास, ये कैसे होगा? और ये गंदगियां आती कहां से? दैट इज ए बिग क्वेश्चन। शरीर हमेशा के लिए ये फ्रेश एप्पल की तरह क्यों नहीं रह पाता? ये सड़ा हुआ एप्पल की स्थिति शरीर के अंदर में बनता क्यों है, बनता कैसे? उसके ऊपर एक बहुत अच्छी उदाहरण हम देंगे। नाउ यू कैन सी दिस थिंग। यह हमारा शरीर के अंदर की संरचना है। दिस इज द इंटरनल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी, जो कि एक निरंतर रासायनिक फैक्ट्री की तरह, दिस जस्ट लाइक ए कंटिन्यूअस केमिकल प्रोसेस प्लांट। भौतिक रासायनिक क्रियाएं शरीर के अंदर में निरंतर चलती है, 24/7। हम जो भोजन करते हैं या शरीर के अंदर में कुछ भी इनपुट के रूप में डाला जाता है, क्या क्या इनपुट हम डालते हैं? भोजन करते हैं, रोटी, चावल, पापड़, दही, सलाद, मिठाई, फल, इत्यादि इत्यादि। ये हो गया ठोस भोजन, भौतिक भोजन। साथ में हमें सूरज की रोशनी भी चाहिए, वी टेक द सनशाइन। हमें ऑक्सीजन चाहिए फॉर इनहेलेशन, फॉर रेस्पिरेशन। ये सारी इंग्रेडिएंट्स हमारे शरीर के लिए इनपुट के काम करते हैं। भोजन, सूरज की रोशनी, हवा, इत्यादि इत्यादि, ऑल टेकन टुगेदर, ये हमें जीने में मदद करते हैं, साथ में कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करते हैं। वी नीड द एनर्जी टू डू वर्क। कार्य करने के लिए जो शक्ति की जरूरत पड़ती है वो हमें भोजन से मिलती है। लेकिन कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। सिर्फ इनपुट बॉडी के अंदर में जाना और आउटपुट के रूप में एनर्जी प्राप्त होना, ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन है। लेकिन इतनी सिंप्लिसिटी में काम खत्म नहीं होता। देयर इज समथिंग कम्प्लेक्स इनसाइड द बॉडी। क्या कम्प्लेक्सिटी है? ये शक्ति उत्पादन होते
हमें कार्यक्षम रखने के लिए एनर्जी प्रदान तो करते हैं, बट एट द सेम टाइम शरीर के अंदर में कुछ गंदगियां भी बनती है। सम टॉक्सिक मैटर्स, मॉर्बिड मैटर्स, विजातीय पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट भी बन जाते हैं। और ये इनएविटेबल है, ये प्रकृति के नियम के अनुसार बनना ही बनना है। हम इसको बंद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। उदाहरण के लिए, शरीर के अंदर में पेशाब बनना, शरीर के अंदर में मल का निर्मित निर्मित होना, शरीर से पसीना निकलना, आंखों से हमारी गंदगियां निकलना, नाक से श्लेष्मा निकलना, कान से भी गंदगियां फॉर्मेशन होती रहती है, कान से भी निकलती है। रोज हम लोग टूथ ब्रश करते हैं, दांत के ऊपर येलो कोटिंग पड़ जाती है, दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ मॉर्बिड मैटर। रोज हम लोग जीभ साफ करते हैं ड्यूरिंग ब्रशिंग द टीथ, ये जीभ के ऊपर जो येलो कोटिंग पड़ जाती है, दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ मॉर्बिड वेस्ट मैटर। तो ये जितनी सारी चीजें मैंने बताया, ये शरीर के अंदर में निर्मित होना निश्चित है और निर्मित होता ही है। लेकिन शरीर के अंदर में उसके एक ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है कि शरीर उसको प्रॉम्प्टली शरीर से निष्कासित भी करवा देती है। दिस इज आज फॉर द लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम भी वही है। हमें पेशाब लगती है तो अंदर से एक संवेदना हम महसूस करते हैं, वी गेट ए सिग्नल फ्रॉम इनसाइड द बॉडी। Does soul drive this automatic process, metabolic process? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न ये है कि क्या सोल इसको, इस मेटाबॉलिक प्रोसेस को एक्टिवेट करती है या ड्राइव करती है। यू आर पार्शियली करेक्ट। बात ऐसा है कि शरीर के अंदर में ये जो मैकेनिज्म है, कुछ मैकेनिज्म तो ऐसा है कि 2000 ऑटोमेटिकली गवर्न, ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड। जैसे आपने कभी शरीर के अंगुली के नाखून को बड़े होने के लिए कहा नहीं, यू नेवर टोल्ड योर नेल्स इन द फिंगर्स टू ग्रो, बट इट ऑटोमेटिकली ग्रोज। आपने कभी सिर के ये जो हेयर्स है, इसको कभी बड़े होने के लिए कहा नहीं, यू नेवर गेव ए कमांड टू योर हेयर्स टू ग्रो, बट इट ऑटोमेटिकली ग्रो अप। आपने भोजन करने के बाद शरीर के अंदर के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, स्टोमक है, ड्यूडेनम है, इंटेस्टाइन है, इस इनको आपने कभी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि खाना को पचाओ, बट इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। शरीर के अंदर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती रहती है, दे आर इन ऑटो पायलट मोड, यू कैन से स्वयं संचालित व्यवस्था में वो चलती रहती है। आप गहरी नींद में जब सोए रहते हैं तो भी आपकी शरीर के अंदर की ये भौतिक रासायनिक क्रियाएं चलती रहती है, सांस क्रिया चलती रहती है, दिल धड़कता रहता है, रक्त संचरण प्रक्रिया जारी रहती है, भोजन की क्रिया भी पेट के अंदर जारी रहती है, एक्सक्रीटोरी सिस्टम यानी निष्कासन की प्रक्रिया की सारी कार्रवाइयां चलती रहती है। शरीर की हर एक कोशिका सक्रिय रहती है, इवन इफ वी आर इन डीप स्लीप। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शरीर एक स्वनियंत्रित व्यवस्था है, सेल्फ मैनेज्ड ऑटोमेटेड सिस्टम। इसका दूसरा डायमेंशन अगर अटैच करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसके साथ, जो आपका प्रश्न में था, वो है कि शरीर के अंदर सारी व्यवस्थाएं तभी स्वयं संचालित हो सकती है whenever the conscious entity is existing with it। यानी इसके अंदर में जब चैतन्य शक्ति रहती है, साथ रहती है, when there is a coexistence of these two realities, तब जाकर शरीर के अंदर में ये हरकतें जारी रहेगी। अन्यथा शरीर के अंदर में कुछ भी कार्रवाइयां नहीं होगी, इट विल बी सिंपली रिड्यूस टू ए डेड बॉडी, जिसको हम मानव नहीं कहेंगे, मूर्धा कहेंगे, मृत शरीर कहेंगे। तो ये समझने की बात।
जब तक शरीर के अंदर चेतना संचालित है, चेतना की शक्ति या ऊर्जा प्रवाहित है, कॉन्शियसनेस इज देयर, तब तक ये शरीर के सारे फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज ऑटोमेटिक मोड में चलती रहती। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस, डायना बेन। Yes, thank you. ओके। तो शरीर के अंदर में ये जो विजातीय पदार्थ की संरचना होती है, निर्माण होती है, गंदगियां बनती है, ये गंदगियों को मिटाने के लिए, शरीर से हटवाने के लिए शरीर के अंदर में उपयुक्त व्यवस्था भी प्रकृति ने कर रखी है। जैसे हमें यूरिनेशन की और आती है, सेंसेशन फील होती है, पैखाना जाने की सेंसेशन होती है, आंख में अगर कुछ कचरा जमा हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारे फिंगर टिप्स उसको जाके साफ कर देते हैं। नाक में अगर कुछ अवरोध है, अड़चन है, देयर इज सम इरिटेशन इनसाइड द नोस्ट्रिल्स, सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है, गले में कोई रुकावट है, अवरोध है, अड़चन है, ऑल दिस पैसेजेस आर आउटलेट्स यू कैन से। जहां पर भी किसी भी तरह का अवरोध हो तो उसको तुरंत हमारी बॉडी क्लीन करने की प्रयास करती है। एंड दैट अप्रोच, दैट स्ट्रेटेजी इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ एलिमिनेशन प्रोसेस, यानी निष्कासन की प्रक्रिया, जो कि शरीर को डिटॉक्स करने की एक बहुत अच्छी तरीका है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब विष मुक्त रखना। इसके प्रीवियस स्लाइड में जो हमने देखा कि शरीर के अंदर में सड़ा हुआ आपुल की वातावरण निर्मित क्यों होती है, दिस इज द आंसर टू दैट। क्योंकि विजातीय पदार्थ का निर्माण होना अवश्यंभावी है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसको प्रॉम्प्टली शरीर से निकलवा सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, उसको प्रोमोट कर सकते हैं। ये व्यवस्था आपके हाथ में है, ये निर्णय आपके हाथ में है। रैदर हम कहेंगे कि उसको अगर हमने सप्रेस किया, वी आर फीलिंग द ऑर्ज ऑफ यूरिनेशन, और हम उसको सप्रेस कर रखा ड्यू टू सम रीजन, हम ट्रैवल कर रहे हैं, बस में लंबी सफर कर रहे हैं, वी कैनॉट गो टू ए वॉशरूम और टॉयलेट, बॉडी के अंदर में वो टॉक्सिन, यूरिन इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ टॉक्सिन, इट इज ए टॉक्सिक मैटर, मॉर्बिड मैटर, वेस्ट प्रोडक्ट। ये शरीर के अंदर में एक तो जमा हुआ है और हम उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इट विल एग्रेवेट द सिचुएशन, it will again create toxic effects around itself। और यही हमारे शरीर के अंदर की जो टॉक्सिसिटी है उसको बढ़ाता है या घटाता है, ये निर्णय हमारी है। इट इज सो सिंपल। हमें प्रयत्न करना है कि शरीर के अंदर की स्थिति हमेशा शुद्ध आपुल की तरह रहे, फ्रेश आपुल की तरह रहे, मॉर्बिड मैटर क्रिएट होती रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन जितनी प्रॉम्प्टली वो बनता है उतनी प्रॉम्प्टली शरीर से एलिमिनेट भी होता जाए। दैट्स इट। टॉक्सिन बनना स्वाभाविक है, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन को प्रमोट करना, सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। अब एक ब्यूटीफुल फॉर्मूला हम आपको बताएंगे बीमारियों की उत्पत्ति के बारे में। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत कहती है कि हमारे शरीर में कभी कभी अगर ठंडी लग जाती है, कोल्ड, ठंड लग गई, डायरिया यानी लूज मोशन हो गया, गैस फॉर्मेशन हुआ, शरीर में कहीं फोड़े आ गए, इसको हम लोग एक्यूट डिजीज कहते हैं, यानी तीव्र रोग कहते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार इसका उपचार करने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ मेडिकेशन, रैदर इसको हम कहते हैं हीलिंग क्राइसिस। ये शरीर को रोग मुक्त करने के लिए, शुद्धिकरण की ओर ले जाने के लिए, शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, these are the right approaches initiated by the nature, मदर नेचर। अगर इसको हमने रोकथाम किया, सप्रेस किया बाय सम मीन्स, कोल्ड कब होती है, शरीर के अंदर में मॉइस्चर कंटेंट एक्सेस हो गया,
तब वो ठंड के रूप में, सर्दी के रूप में मैनिफेस्ट होती है। नाक से कच्चा पानी गिरना शुरू होता है, आंख से पानी गिरता है। दैट मीन्स शरीर के अंदर के एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट बाहर निकलवाती है, प्रकृति निकलवाती है। सो दिस इज ए क्लिनसिंग अप्रोच, दिस नॉट ए डिजीज। डायरिया में क्या होती है, शरीर के अंदर में कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी है, उसको सुधारने के लिए शरीर के अंदर की गंदगियों को प्रकृति मल द्वार के रास्ते में साफ करवाती है। दैट मीन्स द morbid matters are going out, that is getting eliminated from the body। उसके लिए कोई घबराने की, डरने की बात नहीं। उसी तरह से शरीर के अंदर में जब जब गंदगियां जमी रहती है, संचय होता रहता है, मॉर्बिड मैटर्स की एक्युमुलेशन होती रहती है, वो फोड़े के रूप में, किसी भी तरह के स्किन इन्फेक्शन के रूप में मैनिफेस्ट होती है। इवन बुखार भी, जब हमारे शरीर की तापमान बढ़ जाती है, मोर देन 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होती है, उस समय भी प्रकृति का यही अप्रोच रहती है कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, शरीर के अंदर की गंदगियों को बर्न आउट करना, ताकि शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाए। यह है एक्यूट डिजीज की राइट अंडरस्टैंडिंग। अब हमने इसको अगर रोकथाम किया, सप्रेस किया, मिसमैनेज किया, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दैट में टेक द फॉर्म ऑफ क्रोनिक डिजीज, जिसको हम जीर्ण रोग कहते हैं। अब ये जीर्ण रोग किसको कहेंगे? उदाहरण के लिए ओबेसिटी यानी मोटापा, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, सांस की बीमारी, रिमाटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया, जोड़ों में जो दर्द होता है, इंसोम्निया यानी निद्राहीनता, इत्यादि इत्यादि। ये सब क्रोनिक डिजीज है। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया, बॉडी के क्लिनसिंग अप्रोच को साइडलाइन करके उसको मेडिकेशन के द्वारा शरीर के अंदर में केमिकल्स और मॉर्बिड मैटर्स को एक्युमुलेट करने में कोशिश की, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो फिर फटल डिजीजेस का भी रूप ले। तो दीज आर द प्रोग्रेसिव स्टेप्स ऑफ डिजीजेस, जैसे कैंसर है, स्ट्रोक है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सारी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें समझने की आवश्यकता है कि किस जगह पर हमें दवा लेनी है, किस जगह जगह पर हमें दवा के बदले लाइफस्टाइल की करेक्शन करनी है, और किस जगह पर दोनों की आवश्यकता भी हो सकती है। लाइफस्टाइल करेक्शन, फूड हैबिट्स, राइट काइंड ऑफ लिविंग, adequate rest, emotional well-being, and finally the medicines if required। ये सारी चीजों को जुडिशियसली हमें अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। अनफॉर्चुनेटली टुडे वी हैव आउटसोर्स्ड आवर हेल्थ टू द आउटसाइड पीपल, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, जो कि हमारी लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए जब हम बीमार पड़े तब। अब बीमार पड़ने की पहले ही हमारे पास में इतने सारे ऑप्शन है, टूल्स है, साधन है, by means of food itself, by means of lifestyle itself, by means of adequate rest itself, हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हल्का फुल्का गड़बड़ियां अगर शरीर में हो भी जाए, तो भी उसको हम सुधार सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। ये भी पॉसिबल है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भावना बैठी हुई है कि हेल्थ का मतलब दवा ही है। नॉट नेसेसरीली, मेडिसिन शुड बी द लास्ट ऑप्शन इंस्टेड ऑफ फर्स्ट ऑप्शन। अब एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं रेडियंट हेल्थ का बारे में। HR स्टैंड्स फॉर रेडियंट हेल्थ, और ये रेडियंट हेल्थ इज द बेस्ट कंडीशन ऑफ हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ, इंटीग्रेटिव हेल्थ भी आप कह सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, जैसे अंग्रेजी में उसको कहते हैं फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, वृत्तिगत स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। ये सारे डायमेंशंस को अगर एक साथ में हम लें,
ऐसे हम होलिस्टिक हेल्थ के एक्सप्लोरेशन प्रोसेस में 63 वेराइटीज ऑफ वेलनेस बता, 63। लेकिन इतनी डिटेल से आपको बता के कंफ्यूजन को बढ़ाना नहीं चाहते हैं हम। लेकिन उसके जो मेजर डायमेंशन है, की डोमेन्स है, वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ऑक्यूपेशनल एंड स्पिरिचुअल, ऐसे 5 ऐसे मेजर डायमेंशन को हम लेते हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन हम वो 63 वेराइटीज ऑफ होलिस्टिक हेल्थ डायमेंशंस आपको शेयर कर देंगे, हर्ष भाई जी के साथ हम शेयर कर देंगे, आप लोगों को मिल जाएगा। जस्ट फॉर रेफरेंस हम आपको दे देंगे। और ये जो मेजर डोमेन्स है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल वगैरह, उसको समझने के लिए आइए हम दो खिलाड़ियों को अभी एक्सप्लोर करते हैं। दो खिलाड़ी जो कि शरीर के साथ में निरंतर खेलते रहते हैं। एक है मॉर्बिड मैटर के द्वारा क्रिएटेड प्रेशर। दिस इज ए बर्डन ऑन द बॉडी। ये जो टॉक्सिक मैटर है, विजातीय पदार्थों की निर्माण होना और शरीर के अंदर में संचित होना, ये प्रक्रिया शरीर के ऊपर में अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करता है, भार डाल। इसको हम लोग कहते हैं प्रेशर, इंडिकेटेड बाय अल्फाबेट पी। और हमारे जन्म से लेकर हमारे माँ पिताजी के जो जीन है, क्रोमोजोम है, जो कि हेरिडिटरी होती है, माता पिता से जो रोग प्रतिरोध की क्षमता हमें मिली है, which is again alterable, which is changeable with respect to external environment, lifestyle, food habits, etc. उसको हम लोग कहेंगे वी। ही स्टैंड्स फॉर वाइटालिटी, यानी जीवनी शक्ति। ये हमारे जन्म के समय ही प्रकृति के द्वारा और हमारे पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, पेरेंटल जीन्स, उसके माध्यम से हमें मिली है। लेकिन उसमें काफी बदलाव हो सकती है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जन्म के बाद हमारी रहन सहन कैसी रही, दिनचर्या कैसी रही, जीवन शैली कैसी रही, भोजन क्रम कैसा रहा, नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी रही, के ऊपर फैक्टर्स। अब ये दो दो ही खिलाड़ी हैं जो हमारे स्वास्थ्य की निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इम्यूनिटी यानी जीवनी शक्ति, रोग प्रतिरोधी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करता है। और प्रेशर ड्यू टू मॉर्बिड मैटर जो हमें हमेशा के लिए अस्वस्थ बनने के लिए करता है। तो भी यानी वाइटलिटी हमें स्वस्थता की ओर ले जाने की प्रयत्न करती है। और पी यानी प्रेशर, दबाव, ये हमें अस्वस्थता की ओर ले जाने की प्रयत्न करती है। ये दोनों की खेल 24 घंटे चलती रहती है, निरंतर। अब आप लोगों के लिए प्रश्न। हमारे शरीर में अगर वाइटलिटी की मात्रा ज्यादा है और प्रेशर की मात्रा कम है, तो हम स्वस्थ रहेंगे या अस्वस्थ रहेंगे, हेल्दी और अनहेल्दी? एच फॉर हेल्दी, यू फॉर अनहेल्दी। चैट बॉक्स में लिखें। मैं प्रश्न दोहराता हूँ। वाइटलिटी हमारी बढ़ी हुई स्थिति में है, अच्छी कंडीशन में है, प्रेशर की मात्रा सर्वनिम्न है, यस, बिनी बहन लिख रहे हैं विल बी हेल्दी, वेरी गुड। और जस्ट उसका रिवर्स अगर देखें, प्रेशर की मात्रा बढ़ती गई और वाइटलिटी की मात्रा घटती गई, यानी जीवनी शक्ति कम होती जा रही है और मॉर्बिड मैटर की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो हम क्या होंगे, हेल्दी और अनहेल्दी? अनहेल्दी। अनहेल्दी, यस, वेरी गुड। दिस इज सो सिंपल। और यही हमारी शरीर की रोगी बनना या निरोग रहना उसको तय करता है। तो फॉर्मूला क्या बना, आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पे। when v tends to infinity, v tends to infinity and p tends to zero, ये मैथमेटिक्स में हम कहते हैं टेंड्स टू का मतलब उस तरफ, उस दिशा में अग्रसित है। v टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब जीवनी शक्ति अनंत होने की दिशा में आगे बढ़ रही है, मतलब जीवनी शक्ति की स्थिति अच्छी है, रोग प्रतिरोध की क्षमता अच्छी है।
और P टेंड्स टू जीरो का मतलब प्रेशर की मात्रा सर्वनिम्न है या तो जीरो की ओर है, तो हमें रेडियंट हेल्थ मिल सकती है। HR इज अटेनेबल। दैट्स इट। कितना सरल चीज है। और हम कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, डॉक्टरों के पास, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास, महंगी दवाइयों के पास, करोड़ों रुपया खर्च भी करते हैं, पीड़ा भी झेलते हैं, और हमेशा के लिए रोगी बने रहते हैं, पीड़ा झेलते रहते हैं, तकलीफ परेशानी झेलते रहते हैं। कितना सरल है। हमें सिर्फ अटेंशन देना है कि हमारी शरीर के अंदर में मॉर्बिड मैटर को हम एक्युमुलेट होने नहीं देंगे। दैट्स ऑल। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक ठीक है, समझ में आता है सभी को। या। जी। ये प्रोसेस को हम लोग टेक्निकली कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। शरीर के अंदर की जितनी भी ऑर्गन्स है, ये सारे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी नासमझी के कारण हम इनको या तो सपोर्ट नहीं करते, या तो फिर इनके कार्रवाइयों में हम बाधा उत्पन्न करते हैं। हमें ख्याल में रखना है कि प्रकृति के जो नियम है, उस सारे नियमों को ख्याल में रख के हमें जिंदगी जीना है। हमारे शरीर की जो एलिमिनेटरी ऑर्गन्स है, देखिए, दो आंखें हैं, दो कान है, ये सारे एलिमिनेटरी ऑर्गन यानी निष्कासन अंग इसको कहते हैं हम। दो नाक, नासारंध्र है, एक मुख है, एक मल द्वार है, और एक मूत्र मार्ग। ये कुल मिलाकर शास्त्र में कहा गया कि ये नव द्वार है। 9 एलिमिनेटरी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसको नव द्वार कहते हैं। इसके अलावा एक 10वां द्वार भी है, जिसको शास्त्र में कहा गया और फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी में बताया गया, दैट इज द सहस्रार चक्र, जो मस्तक के ऊपर होती है। यौगिक चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, अधिष्ठान चक्र, अ, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, ऐसे चक्र होते हैं यौगिक। ये चक्र होते हैं जिसको हम लोग मॉडर्न मेडिकल साइंस में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अंतस्रावी ग्रंथियां, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, इस तरह से। तो ये जो 9 एलिमिनेटरी ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स को हमें हमेशा सक्रिय रखना है और प्रॉम्प्टली शरीर के अंदर की एलिमिनेट करवाने में मदद करना है। ना देयर इज ए ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। अब बताइए, ये जो छवि आप देख रहे हैं, शर्ट है, साड़ी है, एक फ्रॉक है, ड्रेस है, अगर इसमें कुछ डैमेज हो गया, टूट गया, फट गया, तो इसको हम रिपेयर करना चाहते हैं, तो किससे करेंगे, कौन सी पदार्थ या वस्तु से करेंगे? ऑप्शन आपके सामने हम दे रहे हैं, आप मुझे बताना। ऑप्शन है कि सीमेंट से करें, प्लास्टिक से करें, मिट्टी से करें, कागज से करें, लकड़ी से करें, टाइल से करें, या कपड़े वस्त्र से करें। किससे करें? अंग्रेजी के मूल अक्षर आप लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है वुड से करेंगे तो W, फैब्रिक से करेंगे तो F। जी, फैब्रिक से ही करेंगे। विनी बहन, विनी बहन, थैंक यू सो मच। फैब्रिक। डायना बहन, फैब्रिक से करेंगे। रेखा बहन, फैब्रिक फैब्रिक। से। वेरी गुड, वेरी गुड। सो नाइस, थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स। अब इससे पता चला कि जो चीज से बना है, उससे ही उसको रिपेयरिंग करेंगे तो वही बेस्ट रिपेयरिंग होगी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ये सीमेंट की एक दीवार है, ये अगर डैमेज हो गया, फट गया है, आप सभी में देख रहे हैं, फट चुका है, डैमेज हो चुका है। अब इसको रिपेयरिंग करेंगे तो मटेरियल कौन सा लगेगा? प्लास्टिक, मिट्टी, सीमेंट। सीमेंट लगेगा। वेरी सीमेंट। गुड, सीमेंट। सीमेंट। गुड। सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये टाइल्स की फ्लोर है, ये अगर डैमेज हो जाए तो किससे रिपेयरिंग करेंगे? टाइल्स। टाइल से करेंगे। टाइल्स। एंड लास्ट क्वेश्चन, लकड़ी की फर्नीचर है, इसको कीड़े खा गए, डैमेज हो गया, दिमाग खा गए, तो किससे रिपेयरिंग करेंगे? लकड़ी से, वुड से। वुड से ही करेंगे, लकड़ी वुड से। से। जी जी, बिल्कुल। ये तो जस्ट समझने के लिए हमने दिखा। अब बताइए,
इसी विधि से अगर शरीर के अंदर में कुछ गड़बड़ियां हुई, डैमेज हुआ, नुकसान हुआ, उसकी सर्विसिंग की जरूरत है, उसकी मेंटेनेंस की जरूरत है, उसकी रिपेयरिंग की जरूरत है, तो उसको किससे करेंगे? सीमेंट से, प्लास्टिक से, मिट्टी से, कागज से, टाइल से, फैब्रिक से, लकड़ी से, नहीं, या तो कुछ और से। कुछ और। कुछ और, वो क्या होगा? कुछ कुछ और और जो है वो क्या चीज है? हमें वही अपना चीज को। डाइट में चेक करना जी। है, और हाँ। एक्सरसाइज में चेक करना है, जी। और बढ़िया। रेखा या बहन कहती है, रेखा दीदी कहती है मेडिसिन से करेंगे, डायना बहन कहती है सेल से करेंगे, कोशिकाओं से करेंगे। वंडरफुल आइडिया। या वंडरफुल आइडियाज। देखिए, बात ऐसा है कि अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने देखा, अच्छा, हेल्दी माइंड से करेंगे, फास्टिंग से करेंगे। ब्यूटीफुल रेस्पॉन्स। फास्टिंग, या जी जी जी। बहुत सुंदर। हम बहुत उसको फिर कंसोलिडेट करेंगे। अभी जो आप लोगों का रेस्पॉन्सेस है, बहुत सुंदर रेस्पॉन्स आपने दिया है। देखिए, जो चीज जिससे बना है उसको उसी से रिपेयरिंग करना ही रिपेयर, बेस्ट। हाँ। बेस्ट रिपेयरिंग है। टाइल्स को टाइल्स से ही करेंगे तो टिकेगा। अगर उसको लकड़ी से किए, फैब्रिक से किए, मिट्टी, प्लास्टिक, सीमेंट से किए तो टिकेगा नहीं। नहीं टिकेगा। नहीं टिकेगा। अब हमें तय करना है कि शरीर किससे बना है। शरीर जिससे बना है उसको उसी से रिपेयरिंग करना ही बेस्ट रिपेयरिंग होगी। दैट्स ऑल। शरीर बना है पंच महाभूतों पंच से। महाभूतों से। यस। ये है सबसे पावरफुल फॉर्मूला। शरीर बना है 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ नेचर से। एयर, या अर्थ, वाटर, फायर वाटर, एंड स्पेस। फायर, स्टीम। वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, मिट्टी तत्व और आकाश तत्व। आकाश तत्व। यही 5 चीजों के माध्यम से अगर हम इसकी सर्विसिंग करें, मेंटेनेंस करें, रिपेयरिंग करें, तो लंबे समय तक टिकेगा और बेस्ट काइंड ऑफ रिपेयरिंग होगी। इसके अलावा और हम कुछ भी करते हैं, एनी अदर ऑप्शन, वो हो हम्म सकता है सामयिक रूप से टिक जाए, बट दैट विल नॉट बी ए परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन नहीं है जी। बस इतनी सी समझने की आवश्यकता है। गुड। कितना सरल चीज है, देखिए। प्रकृति या की बनावट, प्रकृति की डिजाइन इतनी सरल है और इतनी जबरदस्त है कि हम चाहेंगे तो भी स्वयं को बीमार नहीं कर सकते हैं। प्रकृति निरंतर चेष्टित है, प्रयासरत है कि हमें वो सुरक्षित रखे, बीमार मुक्त रखे। ये प्रकृति का निरंतर प्रयास है। कहावत है कि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। या मैन एंड नेचर। मैन एंड नेचर, प्रकृति और पुरुष, ये दोनों एक दूसरे के एक साथ जब, दूसरे से। जी, जब जी। तक संतुलित है, परफेक्ट अलाइनमेंट में है, एनर्जी की परफेक्ट कंपैटिबिलिटी है, हम्म, तब तक कोई हमें बीमार कर ही नहीं सकता। नहीं नॉट सकते। पॉसिबल। अब आप लोग बताइए कि बीमार पड़ना आसान है या स्वस्थ रहना आसान है? बताइए। बीमार पड़ना आसान है या स्वस्थ रहना आसान? व्यस्त रहना। जी। स्वस्थ रहना स्वस्थ। आसान है। जी, स्वस्थ रहना आसान है। स्वस्थ रहना आसान है। आसान है, लेकिन हम या अस्वस्थ तभी होते हैं जब हम ठान लेते हैं, प्रकृति के हाँ। साथ में चैलेंज कर लेते हैं। क्या हम्म, चैलेंज करते हैं कि हम तब तक बिगड़ाहट को अपनाएंगे, तब तक खान पान को बिगाड़ेंगे, तब तक दिनचर्या को बिगाड़ेंगे, तब तक हमारी नींद की क्वालिटी को खराब करेंगे, तब तक हमारे शरीर के अंदर में वर्ज्य वस्तु की निष्कासन में अवरोध पैदा करेंगे, तब तक हम अपनी मानसिक स्थिति को भी नकारात्मक रूप से ऊर्जित करते रहेंगे, जब तक हम बीमार ना पड़ जाए। ये जब हम ठान लेते हैं, नोइंगली और अनोइंगली, तब प्रकृति सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाती है। द नेचर फेल्स इन फ्रंट ऑफ अस। आप देखिए, दुनिया में किसी भी संरचना, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, कोई भी कीट पतंग, कोई भी जानवर, कोई भी पंछी बीमार पड़ते नहीं,
उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं। और वो कभी बीमार भी नहीं। अगर कभी बीमार पड़ भी गए तो प्राकृतिक रूप से प्रकृति ही उनको हीलिंग करा देती है। It automatically gets healed. They get cured without any intervention of medicine, without any intervention of doctors. It is so natural and so simple. हम मानव है जो सबसे ज्यादा कल्पनाशील है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और ज्यादा दिमाग चलाने के कारण, ज्यादा अपनी अहंग भाव की शक्ति प्रदर्शन करने के कारण हम प्रकृति के विरोध काम करते हैं, प्रकृति के विरोध आहार करते हैं, प्रकृति के विरोध दिनचर्या अपनाते हैं। इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं। जिस व्यक्ति से आज आप बात कर रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो व्यक्ति अगर कहे कि पिछले 30 साल से उन्होंने कभी दवा नहीं खाई, कभी डॉक्टर के पास गए नहीं, कभी हॉस्पिटल गए नहीं, फ्री फ्रॉम ड्रग्स, फ्री फ्रॉम डिजीजेस, फ्री फ्रॉम डॉक्टर्स, Doctors. ड्रग्स, डिजीजेस एंड डॉक्टर्स, पिछले 30 साल से हमने कभी देखा ही नहीं, जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बाबा ने हमें प्रोटेक्टेड रखा, बाबा की छत्र छाया में हम स्वस्थ हैं। Safe. स्वस्थ है। जी, बिस्तर पे लेटते हैं तो 60 सेकंड के अंदर में हमें गहरी नींद आ जाती है, और वो नींद इतनी अच्छी गुणवत्ता वाली नींद, 7 घंटे की कंटिन्यूअस स्लीप विदाउट एनी ब्रेक। रात को 9 बजे लाइट ऑफ, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। उस समय हमारी नींद स्वयं खुल जाते। खुल जाती है, विदाउट एनी अलार्म, विदाउट एनी मोबाइल, विदाउट एनी अलार्म क्लॉक, कोई जरूरत नहीं। ये मैं अपनी मुख से कहना शोभा नहीं देता, ये एक आत्म बड़ीमा जैसे दिखती है, बट दिस इज अ फैक्ट। व्हाट आई मीन टू कम्युनिकेट, व्हाट आई मीन टू से, कि हम अगर अपने जीवन को व्यवस्थित करने की प्रयास करेंगे, नोबडी कैन स्टॉप अस। और एक बार हमने व्यवस्थित कर लिया, प्रकृति के नियमों के अनुरूप कर लिया, तो फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमें बीमार कर सके, जो हमें दवा खाने की मजबूर कर सके, जो हमें डॉक्टर के पास जाने के लिए कंपेल कर सके। देयर इज नो नीड एट ऑल। तो इतनी सरल चीजों को हमने नजरअंदाज किया, इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इन द नेम ऑफ सिविलाइजेशन, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इन द नेम ऑफ अल्ट्रा मॉडर्न लाइफस्टाइल। इज सो अनफॉर्चुनेट। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से जिंदगी जिया, हमने जो सुना, प्राचीन ग्रंथों में जो लिखा गया, दे यूज टू लिव फॉर मोर देन 150 ईयर्स, 150 साल से ऊपर जिया करते थे विदाउट एनी डिजीज। और उस समय कितने डॉक्टर, कितने हॉस्पिटल वगैरह हुआ करते थे दुनिया में। तो कहने का मतलब यह है, सारांश के रूप में हम इतना कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में बेसिक आइडिया है, हेल्दी लाइफ जीने की कला हम अपनाते हैं, प्राकृतिक नियमों का अनुकरण करते हुए, अनुसरण करते हुए अपनी जिंदगी को सुधारने की प्रयत्न करते हैं, तो फिर हम ड्रग्स, डिजीजेस एंड डॉक्टर से हमेशा के लिए अपने को दूर रख सकते हैं। इसलिए हम इलनेस अप्रोच कहने की बजाय कहते हैं वेलनेस अप्रोच। आज भी हम स्वस्थ हैं, कल भी हम स्वस्थ रहेंगे। ये गारंटी, ये भरोसा, ये आत्म बल, आत्मनिश्चय हमारे ऊपर है, क्योंकि हमें पता है हमने क्या खाया, हमने हमने कैसी जिंदगी जिया, हमने किस तरह की जीवन शैली को अपनाया, हमारा दिनचर्या कैसी रही। आई एम द बेस्ट नोयर ऑफ माई सेल्फ। इसीलिए वेलनेस की कंप्लीट डेफिनेशन, होलिस्टिक डेफिनेशन यह है कि हम अपने को दवा मुक्त रखें, बीमार मुक्त रखें, और चिकित्सक से अपने को दूर रख पाए। यह सामर्थ्य अगर हमारी आ गई, तो हमें लगेगा कि जीवन की पूर्णता, सार्थकता और सफलता शायद हमें मिल रही है।
तो आज समय को देख के आज हम लोग यहीं पे रखेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो हमें पूछ सकते हैं, फिर अगले सत्र में इसको कंटिन्यू करेंगे। द हेल्थ डायमेंशंस ऑफ द ग्रॉस मटेरियल बॉडी, फिजिकल बॉडी, इसको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू रखेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न या कमेंट है तो अनम्यूट करें। I have a question, brother. जी। So जो आपने सब बताया, thank you so much first of all for all the things which we already know about most of the time, जो हमें पता होते हुए भी हम follow नहीं करते हैं, तो वो आपने एक refresh कर दिया हम सबके लिए। I'm Yeah. sure lot of people agree with us. मतलब बहुत सारे लोग इस Yes. चीज के लिए एग्री करेंगे। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जो आपने बोला कि हाँ हम हेल्दी एप्पल की तरह रहना चाहते हैं, हम अपनी हेल्दी एवरीडे की डाइट और एवरीडे की हेल्थ, एक्सरसाइज, नींद सबको हम ध्यान देते हैं, बट कई बार हम जब रेगुलर रूटीन से बाहर जाते हैं, हम कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं जाना पड़ता है, तो फिर आपकी बॉडी started reacting like as my personal question, like कब मैंने डाला था motion sickness का, तो I get that motion sickness whenever I travel or there are some places where I feel motion sickness. So what can I do for that? Like I'm looking for the solutions, like how can I treat it from the core, like कहाँ से ये problem हो रही है, and it's there since my childhood. तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आप बाहर भी हेल्दी रहो और एक जैसा जैसा आप एवरीडे फील करते हो वैसा ही फील करो। दैट मीन्स आपके जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ट्रैवल रिलेटेड सिकनेस है, राइट? वीकनेस यस, है। यस। ओके। एक्चुअली ये जो डिस्कशन है ये अगले सत्र में होने वाली है। फिर भी मैं जब प्रश्न आ गया तो इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। हमारी वीकनेस जब आती है, इट इज नॉट मियरली द वीकनेस ऑफ द बॉडी अलोन। वीकनेस इज प्राइमरीली डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्शियसनेस, नॉट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी इज सेकेंडरी। ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा टिल द नेक्स्ट सेशन। आज मैं इतना बताऊंगा एक उदाहरण के तौर पे। आप मान लीजिए ऑफिस से घर लौटे शाम को 5 बजे, दिन भर की थकान है, यू आर फुल्ली एग्जॉस्टेड विद स्ट्रेनस एक्टिविटीज इन द ऑफिस। फिजिकल एग्जॉशन भी है, मेंटल एग्जॉशन भी है। और घर में जैसे ही आप पहुंचे तो लैपटॉप को बिस्तर के ऊपर रख दिए और खुद लेट गए, बिकॉज यू डिडंट हैव एनी पेशेंस टू टॉक टू एनीबॉडी, इवन टू सिट फॉर ए व्हाइल। आप बिस्तर पे लेट गए क्योंकि इतना थके हुए थे। और आपको लग रहा है कि अभी तो मैं चाय भी बना नहीं सकती, पी नहीं सकती, उठ नहीं सकती, चल नहीं। इतनी मैं वीक फील कर रही हूँ, दिन भर की थकान भी उसमें जुड़ा हुआ। अब ये स्थिति में आप आई एम वीक, रियली वीक, क्या कॉन्शियसनेस लेवल पे है, दैट इज टू बी एक्सप्लोर्ड नाउ। अब अचानक आपके घर में कलिंग बेल बजी और आप थके हुए स्थिति में बड़ी मजबूरी से विथ बिग रिलक्टेंस मुश्किल से गए और दरवाजा खोले। दरवाजा खोलने के बाद पता चला कि 20 साल के पहले की जो आपकी पुरानी कोई सहेली है, जो कि आपकी कंट्री से बाहर रहती, मे बी इन स्विट्जरलैंड, सी हैज कम आफ्टर 20 years ऑफ स्पैन, और इतनी खुश होकर वो आपको हगिंग करती है, अपना लेती है। उसके चेहरे की जो एक्सप्रेशन है, खुशहाली है, वो देख के आपको भी खुशी होती है। और वो कहती है कि मैं आके यहाँ पर अभी लैंड की, एंड बिफोर विजिटिंग माय फैमिली एंड टू सी माय फैमिली मेंबर्स आई थॉट कि आई शुड सी यू फर्स्ट। आपके घर में पहले आई हूँ। और बचपन में हम लोग कितने घंटों तक हम लोग बैडमिंटन खेलते थे, मैं सोची कि तुम्हारे साथ एक बार बैडमिंटन के एक राउंड खेलूं और आनंद उठाऊं, तुम्हारे साथ स्नेह मुलाकात हो जाएगी, फिर उसके बाद में अपने परिवार में चलूंगी। अब ये स्थिति में आपने भी बैडमिंटन की रैकेट पकड़ी और उसके साथ में चल पड़े। शाम का समय था, 1.5 घंटे तक आप उनके साथ में बैडमिंटन खेले और घर में वापस आए। अब बताइए, ये शरीर की थकान थी या चेतना की स्तर की थकान थी? बताइए।
ये होती ही है, हमारी रियल लाइफ के एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, आपको कनेक्ट किया, अदरवाइज इट हैपेंस इन एवरीबॉडीज लाइफ। तो हमें जो लगता है या दिखता है कि ये शारीरिक थकान है, प्राइमरीली दिस वीकनेस या थकान डिराइव होती है हमारी कॉन्शियसनेस के लेवल से। और अचानक हमारी मूड चेंज हो जाती है, माइंडसेट भी बदल जाती है व्हेनेवर ए डिफरेंट सेटअप कम्स टू अस। The environment changes, mindset changes, mood also changes, and immediately we get ready to play with my friend. उस समय शरीर की थकान पता ही नहीं चलता। आई एम गिविंग अनदर एग्जाम्पल। खेलते खेलते आप दौड़ लगा रहे हैं, बचपना की बात याद कीजिए, व्हेनेवर यू आर ए चाइल्ड, मैदान पे आप दौड़ लगा रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं और कहीं अचानक गिर गए, चोट लगी, लेकिन आप खेल में इतने खोए हुए हैं कि आपको चोट पता ही नहीं चला। यू केप्ट प्लेइंग फॉर आवर्स टुगेदर। फिर 2 घंटे के बाद जब आप घर लौटे, पैर धोने के लिए गए, धूल मैल हुआ था उसको धोने के लिए बाथरूम में गए, तब देखे कि घुटने पे इंजुरी हुई है और ब्लड भी आ चुकी है, और वो ब्लड ब्लड क्लटिंग हो गया, काला पड़ गया। तब आपको दर्द होना शुरू होगा। 2 घंटे तक आप खेलते रहे, आपको पता ही नहीं चला कि देर इज एन इंजुरी, आई हैव सस्टेन्ड एन इंजुरी ऑन माई नीज, there is even bleeding, there is pain, nothing could be realized, nothing could be experienced whenever you are lost in the process of play. और जैसे घर लौटे, नजर पड़ी, तब आपका अटेंशन वहां पर गया, then you started feeling the pain in the injury. अब ये बताइए, पेन कहाँ पर थी, शरीर में था या चेतना के स्तर पर था? Mind. तो these are simple examples कि हमारी थकान, हमारी पेन या पीड़ा, दर्द, ये कहाँ से होती है। हमें जो लगता है कि ये शारीरिक थकान है, शारीरिक पीड़ा है, unless the attention goes to that point, we never feel the pain, we never feel the bleeding, we never feel the weakness. और ये अटेंशन जाना मतलब चेतना की स्तर से एनर्जी फ्लो होना टू द पॉइंट इन द बॉडी, टू द पर्टिकुलर ऑर्गन और पर्टिकुलर लोकेशन इन द बॉडी। सो आपका कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज इन अवर हेड, मतलब जो बॉडी में आपको मोशन सिकनेस है, आप सिक हो जाते हो, बाहर फ्लाइट में भी जा रहे हो, हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, तो इट्स इन योर हेड, यू आर फीलिंग इट दैट इट्स अ चेंज, या फिर ये बॉडी का कुछ नहीं है? Primarily, it is derived from the level of consciousness, and secondarily, it is also dependent upon the nourishment that is given to the body. आप क्या भोजन करते हैं, आप शरीर को कितना पोषण देते हैं, विटामिन देते हैं। ओके, चाहिए उसके लिए। थैंक यू सो मच भाई जी। थैंक यू वेरी मच। तो अभी कंटिन्यू करेंगे अगले और फ्यू सेशंस। तो अभी क्वेश्चंस है तो क्यूरेट करके रखना, एंड देन वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन। थैंक यू। ओम शांति एवरीवन, गुड नाइट। Om Shanti. हैव अ Thank you. ब्यूटीफुल Om डे फॉर Shanti. दोस्त इन इंडिया। See Om you in the Shanti. next session. Om Om Shanti. Thank you Om for your Shanti. participation.